Dear students, we are going to start off with the inhibitors of angiotensin and their role in hypertension. सबसे पहले हम अगेन इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि एंजियोटेंसिन 2 का मेन रोल क्या है इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन. एंड अगेन वी कैन सी हेयर, अगर आप इसको देखें कि ऑल्टर्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है सबसे पहले बिकॉज ऑफ डायरेक्ट वेजोकंस्ट्रिक्शन, जैसे हमने कहा कि एंजियोटेंसिन 2 इज़ अ डायरेक्ट वेजोकंस्ट्रिक्टर, एंड देन बिकॉज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ द norepinephrine release, because of the decreased norepinephrine reuptake. तो ये सारी चीज़ें मिल के ओवरऑल सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है. ये सब डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं आपके जो है वो एंजियोटेंसिन 2 के, विच लीड टू अ रैपिड प्रेशर रिस्पॉन्स. एक रैपिड प्रेशर रिस्पॉन्स है कि इमीडिएट वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है. देन इट कॉजेज़ ऑल्टर्ड रीनल फंक्शन. अब ऑल्टर्ड रीनल फंक्शन की वजह से एक स्लो प्रेशर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म कुछ ऐसी हीमोडायनामिक रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं उनको चेंज कर रहा होता है. कैसे कि सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा होता है. ये सब फैक्टर्स मिल के रीनल फंक्शन को ऑल्टर कर रहे होते हैं और एक स्लो प्रेशर रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होता है. एक डायरेक्ट इमीडिएट वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही है, एक बैकग्राउंड में लॉन्ग टर्म भी चेंजेस आ रही हैं विच आर लीडिंग टूवर्ड्स वेजोकंस्ट्रिक्शन. एंड देन एक जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत थ्रेटनिंग इफेक्ट है एंजियोटेंसिन 2 का, वो है कार्डियोवास्कुलर स्ट्रक्चर के ऊपर, बिकॉज ये रीमॉडलिंग को प्रमोट करता है. कैसे? नंबर 1 कि ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा है. सिंपैथेटिक एक्टिविटी माइटोजेनेसिस को प्रमोट करती हैं. एंड नंबर 2 ये इंक्रीज़ करता है एल्डोस्टेरोन को, विच इज़ ऑल्सो it has a significant role in the cardiac remodeling. So all these factors put together, angiotensin 2 is going to cause immediate vasoconstriction, it is going to cause long-term vasoconstriction, and it is going to cause altered cardiac structure and cardiac remodeling, which is very harmful to the हार्ट, क्योंकि हार्ट का टिश्यू फिर वहाँ जहाँ जहाँ रीमॉडलिंग हो जाती है वहाँ फाइब्रोज हो जाता है और फाइब्रस टिश्यू इज़ अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, और फिर हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इम्पेयर हो जाती है एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टूवर्ड्स हार्ट फेलियर. हैविंग सेड दैट, एंजियोटेंसिन 2 के अब इनहिबिटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सो द फर्स्ट ग्रुप दैट वी हैव इज़ द एंटी रेनिन ड्रग्स. एंटी रेनिन में प्रोप्रेनोलोल भी आता है, विच इज़ नॉट प्राइमरली an inhibitor of angiotensin, but this is one of its mechanisms कि ये renin को भी inhibit करता है. So we have mentioned it here. The pure inhibitors of renin जिनका की और कोई function नहीं है, primarily they are renin inhibitors, include eliscarine, ramiprine and ensicarine. Then we have the ACE inhibitors. ACE in the angiotensin converting enzyme. इसका रोल क्या है हम आगे देखेंगे. तो ACE inhibitors include captopril, enalapril, lisinopril, ramipril. All of these are pro drugs except lisinopril. Lisinopril जो है वो एक directly give active drug है. The third category that we have is angiotensin receptor blockers. एक तरीका ये है कि हम receptors को block कर सकते हैं. So by blocking the receptors, we have candesartan, losartan and valsartan, irbesartan. ये हमारे जो sartans हैं, they are all the receptor blocking drugs. यहाँ पे देखें हम इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो विजुअली आपकी बुक्स में ये टेबल बना हुआ है. प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजन इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, जो कि इसको रेनिन जो है वो प्रमोट कर रही होती है, और रेनिन को अगर आप इनहिबिट करेंगे तो एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगी. एंड व्हेन एंजियोटेंसिन 1 हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2, तो वहाँ पे आपका रोल आ जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का, जिसको हम काइनेज 2 एंजाइम भी कहते हैं. This enzyme is inhibited by the ACE inhibitors, और ACE inhibitors इस enzyme को inhibit करेंगे और angiotensin 2 की formation को block करेंगे. And the last category that we have here is the angiotensin receptor blockers, जिसको आप देखें कि ये receptors को block करेंगे उन final ultimate receptors पे जिस पे angiotensin 2 ने जाके bind करके अपना effect produce करना है, जो कि 81 receptor होता है, 82 receptor होता है. तो ये ARBs उस receptor को block करते हैं, तो and hence they prevent angiotensin 2 from binding to its receptor and producing the effect. एक category और आप देखें यहाँ mentioned है, spironolactone, eplerenone. These are not angiotensin inhibitors, but rather they are inhibitors of aldosterone. तो ये एल्डोस्टेरोन के एक्शन को बेसिकली इनहिबिट कर रहे होते हैं, एंड दे आर इनहिबिटिंग द सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन दैट इज कॉज्ड बाय एल्डोस्टेरोन. हाउएवर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम हेयर, वी विल जस्ट फोकस ऑन द इनहिबिटर्स ऑफ द एंजियोटेंसिन हेयर. अब एस इनहिबिटर्स जो हमारे पास ड्रग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास है. ठीक है, हमने देखा कि दे आर गोइंग टू इनहिबिट द एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो एस होती है, जिसको काइनेज 2 भी कहते हैं. बाय
ब्लॉकिंग दिस एंजाइम हम फाइनल इफेक्ट क्या रीच कर रहे हैं कि वी आर डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एक्सेस एंड वी आर डिक्रीजिंग द सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, क्योंकि वो उसने एंजियोटेंसिन 2 ने एक्टिवेट करना था सिंपैथेटिक सिस्टम को, जो अब नहीं हो रहा। हैंस बिकॉज ऑफ जो इतने सारे प्रेशर रिस्पॉन्सेज को हम ब्लॉक कर रहे हैं, तो जब हम उनको ब्लॉक कर रहे हैं तो हम वेजोडाइलेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज़ अल्टीमेटली डिक्रीजिंग द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। एंड बिकॉज वी आर ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 ऑन एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, तो हम एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को भी डिक्रीज कर रहे हैं, देयर बाय डिक्रीजिंग द सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन एंड हैंस देयर बाय डिक्रीजिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम। अगेन यहाँ पे हम विल रिवाइज आर इक्वेशन, जो हम हर दफ़ा कहते होते हैं, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, एंड कार्डियक आउटपुट इज फर्दर dependent upon the heart rate and stroke volume. So anything that alters these is ultimately going to decrease the blood pressure. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एस इनहिबिटर्स का ये जो वेजोडाइलेटरी मैकेनिज्म है, ये प्राइमरीली एंजियोटेंसिन 2 के ब्लॉकेट की वजह से नहीं होता। उसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज़ दी वेजोडाइलेटरी एक्शन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। हम उसको अब देखते हैं कि ये लेट्स फोकस ऑन दिस डायग्राम, ठीक है। इसमें आप देखें कि while angiotensin converting enzyme is converting angiotensin 1 into angiotensin 2, it is also causing inactivation of bradykinin. ये enzyme simultaneously दो काम कर रही है। Number one, it is causing production of angiotensin 2, but on the other side it is causing inactivation of bradykinin, यानी कि bradykinin को ये block कर रही है, ठीक है, इसको decrease कर रही है। bradykinin itself एक vasodilator है। When ACE inhibitors block the angiotensin converting enzyme, तो उससे dual effect produce होता है। The first effect is angiotensin 2 नहीं बन रहा, we all understand that direct pathway, but the second एक collateral जो हमें एक advantage produce हो रहा है वो क्या है कि bradykinin भी अब metabolize नहीं हो रहा, because ACE enzyme ने bradykinin को भी metabolize करके break down करना था। bradykinin का breakdown भी हमने prevent कर दिया, and this bradykinin is a very active vasodilator which is contributing to the hypotensive effect of the ACE inhibitors. So अब यहाँ पे आप देखें कि जो hypotensive activity है captopril की, it is not only because of the inhibitory action of the renin-angiotensin system, but also because of the stimulatory action on the kallikrein-kinin system. We are causing inhibition of angiotensin 2, and at the same time we are causing accumulation of bradykinins, and both of these factors are contributing to the overall hypotensive effect that is produced by the ACE inhibitors. So जो next category है वो क्या है कि आपके पास angiotensin के receptor के blocker हो। अब जो receptor blockers हैं उनका फ़ायदा क्या है? They are generally more selective, ठीक है। अगर हम ये सोचें कि जी ARBs ने तो bradykinin को inhibit नहीं करना, तो इनका action कम हो जाएगा क्या ACE inhibitors से? The answer is no. Why? Because इनके पास अपना एक एडवांटेज है जो ACE inhibitors के पास नहीं था। And what is that advantage? कि because they are ultimately blocking the receptor. जहाँ से भी angiotensin 2 प्रोड्यूस हो रहा है, why we say जहाँ से भी, because 90% angiotensin 2 कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? ACE enzyme उसको बना रही है। But there are certain sources, there are certain enzymes other than the ACE also which are capable of generating angiotensin 2. तो while receptors are blocked, तो जहाँ मर्जी से angiotensin 2 प्रोड्यूस हो रहा हो, चाहे ACE enzyme कर रही हो, चाहे some other sources उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, ultimately it is unable to bind to its receptor and produce the effect. ये जो एडिशनल इसको थोड़ा सा एज मिल जाता है कि अदर सोर्सेज वाले जो एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट भी ये ब्लॉक कर देते हैं, ये कॉम्पनसेट कर देता है इस बात को कि ये ब्रेडिकाइनिन को ये लोग इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल टॉकिंग अबाउट एफिकेसी, while they have no effect on the bradykinin metabolism, लेकिन उनकी एफिकेसी जो है वो बिल्कुल सिमिलर है एज कम्पेयर टू द ACE inhibitors. इनफैक्ट ब्रेडिकाइनिन का मेटाबॉलिज्म ना होना एक एडेड एडवांटेज देता है ACE एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स को। एंड व्हाट इज़ दैट एडवांटेज? कि ब्रेडिकाइनिन while being a potent vasodilator is also a compound that stimulates cough. वो कफ को स्टिमुलेट करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को स्टिमुलेट करता है। बिकॉज ऑफ दैट ACE inhibitors बहुत एक इंसेसेंट ड्राई कफ कॉज करते हैं विच पेशेंट्स आर अनेबल टू टॉलरेट एंड अल्टीमेटली दे स्टॉप टेकिंग द ड्रग। इस तरह के पेशेंट में अगर आप एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स पे उनको शिफ्ट कर देते हैं तो द एडवांटेज इज़ कि बिकॉज दे आर नॉट डिक्रीजिंग द ब्रेडिकाइनिन मेटाबॉलिज्म, तो एडिशनल ब्रेडिकाइनिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता,
बिकॉज ऑफ दैट जो कफ और एंजियोडीमा एसोसिएटेड है विद द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स वो यहाँ पे नहीं होता. तो ARBs have the advantage of blocking the terminal receptors and also have the advantage that there is a lesser incidence of cough and angioedema because they do not affect the bradykinin metabolism. So बाकी सारे एडवर्स इफेक्ट्स इनके सिमिलर हैं. दिस इज़ द प्राइमरी डिफरेंस जिसकी वजह से आप ACE inhibitors से पेशेंट को यू कैन शिफ्ट देम टू द ARBs इफ़ दे आर एक्सपीरियंसिंग कफ. ये यहाँ पे हम देख सकते हैं. दिस इज द पॉइंट वेयर द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर एक्टिंग टर्मिनली एट द लेवल वेयर एंजियोटेंसिन 2 इज गोइंग टू बाइंड टू द रिसेप्टर. अच्छा जी, अब हमने बेसिक देख लिया कि किस तरह के हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल हैं. हमने उनका थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म देखा ना, उनके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं. हाइपरटेंशन, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपरटेंशन, तो प्राइमरीली हम यहाँ पे उसकी बात करेंगे. हाइपरटेंशन में इस वक्त ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आते हैं. Then diabetic nephropathy में they are recommended so much so that even if the patient doesn't have any other indication कि hypertension ना हो तो solely for a patient of diabetes कहा जाता है कि उसको ACE inhibitors देने चाहिए. Why? Because it causes an improvement in the renal hemodynamics. ग्लोमेरुलर जो रेगुलेशन है रेजिस्टेंस की, कैपिलरी प्रेशर की, उस सबको ये बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं और नेफ्रोपैथी को, ये प्रोग्रेशन टुवर्ड्स नेफ्रोपैथी जो है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस करते हैं. सो फॉर दिस लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे आर रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक नेफ्रोपैथी. दे आर ऑल्सो रिकमेंडेड इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिसमें दे डिमिनिश प्रोटीन यूरिया एंड स्टेबलाइज द रीनल फंक्शन. बट ये बहुत एक यहाँ पे जो है ना वी हैव अ वार्निंग साइन कि जब हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे तो वहाँ पे हम किडनी डैमेज देखेंगे. बट ये बहुत दोनों बातें एक दूसरे से जो है ज़ाहिर है कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं. नाउ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में दीज ड्रग्स कैन बी एडवांटेजियस. दे कैन बी हार्मफुल इन पेशेंट्स हु हैव बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस. व्हेनेवर वी आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब ACE inhibitors टू अ पेशेंट तो हम उसके रीनल फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराते हैं. एंड देन जो भी उसके बेस लाइन हो 4 वीक्स के बाद उसको रिपीट करते हैं. एंड वी सी दैट इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द RFTs बाय 30% तो फिर हम उसको ACE inhibitors नहीं देते. दैट इज़ द क्राइटेरिया फॉर गिविंग ACE inhibitors इन पेशेंट्स हु कैन पोटेंशियली हैव रीनल डैमेज. एंड ऑल्सो अगेन फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, उसमें एग्जैक्टली इनका क्या रोल है वो जब हम हार्ट फेलियर देखेंगे तो डिटेल में देखेंगे. Now, अब talking about the toxicity, देखें सबसे पहले anything that causes vasodilation is going to cause hypotension. It can cause acute renal failure in patients who have bilateral renal artery stenosis or patients who have unilateral renal artery stenosis but they have only one kidney, a solitary kidney. तो या तो एक किडनी हो और यूनिलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो तो भी आपने नहीं देना, या फिर अगर किसी पेशेंट को बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो देयर इज़ अ रिस्क कि दे कैन कॉज रीनल फेलियर, सो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सच पेशेंट्स. Now, hyperkalemia is one very important side effect of all the angiotensin drugs. Why? थोड़ा सा सोचेंगे हम इस पर. सिंपल सी बात है. Especially ACE inhibitors are going to cause pronounced hyperkalemia because angiotensin 2 की प्रोडक्शन जब ब्लॉक होगी तो एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट नहीं होगा. Normally, aldosterone causes sodium retention and potassium excretion. Here, aldosterone is not being produced, which is causing retention of potassium. तो because हम उस cycle को reverse कर रहे हैं तो we are leading towards hyperkalemia. Dry cough, we have already discussed. The notorious element about the dry cough here and about the angioedema is the bradykinin, which is accumulated by the ACE inhibitors but not by the ARBs. That is why any patient who ever experiences dry cough because of ACE inhibitors should be shifted to angiotensin receptor blockers. Pregnancy में these drugs are contraindicated. There is risk of fetal hypotension, anuria, there is risk of renal failure. So pregnancy में these drugs are strongly ultimately contraindicated, both of them, the ACE inhibitors as well as the angiotensin receptor blockers. So this is all about the role of angiotensin and the role of inhibitors of angiotensin in hypertension. If you have any questions, please write down in the comments and follow us and subscribe. Thank you.